जो लोग फैसला करते हैं ना, वो लोग ना तो वहां की प्रकृति से वाबस्ता, ना वहां के लोक जीवन से उनका कोई रिश्ता, ना वो पर्यावरण के बहुत बड़े जानकार, ना उनके पास कोई धार्मिक आस्था का कोई बहुत गहरा वो है संबंध। वो एरियल सर्वे पर पूरा देश चलता है, आज नहीं हमेशा से। उनको बाबा बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं जाना है, वो तो वहीं मंदिर के बिल्कुल बस चले तो मंदिर के ऊपर ही जहाज रुका दे और सीढ़ी लगा के नीचे उतर आए। जी अमिताभ जी देखिए, आज दिक्कत का आज भुगत कौन रहा है? आज भुगत तो एक सामान्य और सीधा साधा पहाड़ी भुगत रहा है ना, जिसने पूरी जीवन भर मेहनत करी, उसने अपना घर बनाया, उसके घर में जो बड़ी बड़ी दरारें आई है। आप सोचिए कि पूरे जीवन भर इंसान एक घर बना पाता है, आज उसको 600 ऐसे घरों में क्रैक्स की खबरें हैं। तो वो जब अपने घर छोड़ रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीतरी होगी आप सोचिए। उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा, मैं पूछना चाहता हूं। वो तो प्रकृति के साथ तालमेल बैठा के अपना जीवन जीते हैं, और मैं समझता हूं पहाड़ी व्यक्ति तो प्रकृति के सबसे नजदीक है। लेकिन जो लोगों ने भी ये काम किया है, उनके खिलाफ क्या काम होगा, कार्रवाई होगी, ये बहुत जरूरी है। एक धर्म संकट है इस राज्य में कि अगर हमें ये प्रमाणित तौर पे, जैसा कि अब रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अगर इस राज्य में बड़ी विभीषिका को ला सकते हैं, तो हमें उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का लोभ छोड़ना होगा। पहली बात तो आप राज्य को यह मान लेनी चाहिए कि साहब इसका लोभ आप छोड़िए। दूसरा, जो पहले से ही कहा गया कि साहब उसकी तलहटी में जो बोल्डर्स है उसको अगर आप छेड़ेंगे तो उसके नुकसान होंगे, उसके बावजूद आपने उसको छेड़ा और उसके नतीजे आज हमें देखने को मिल रहे हैं, तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी जवाबदेही तय हो? ठीक बात। तीसरा, अगर राज्य, देखिए आज हम क्रिटिसाइज करें राज्य सरकार को, कांग्रेस बीजेपी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज बहुत जरूरी है वहां के लोगों की हर स्थिति पे जान बचाई जाए, राहत और बचाव कार्य द्रुत गति से चलाए जाए। आप कल्पना करिए जिस राज्य में आपदाएं आती हैं, अभी सूर्यकांत धस्माना साहब ने कहा लैंडस्लाइड है, क्लाउड बर्स्ट है, मतलब हम हर साल किसी ना किसी विभीषिका से जूझते हैं। वहां की अगर आप पुनर्वास नीति उठा के देख लेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि साहब ये क्या पुनर्वास नीति है। ठीक बात, प्रैक्टिकल सोच के साथ आपको देखिए, रमेश बाबू अभी रुकना होगा, उत्तराखंड को सीरियसली सोचना होगा कि उन्हें क्या करना। अतुल सत्ती जी, जब केदारनाथ में संकट हुआ तो सरकार ने घोषणा की कि इतने इतने मकान गांव जो है पुनर्वासन कर देंगे। बहुत समय तक हम उसको फॉलो भी करते रहे, लेकिन जब समझ में आ गया कि यहाँ होना जाना कुछ नहीं तो छोड़ दीजिए। एक दूसरी बात, उत्तराखंड के सिस्टम पर केदारनाथ की त्रासदी के बाद मैं मुख्यमंत्री से मिला, जब बदल गए मुख्यमंत्री, तो मैंने उनसे कहा कि पारदर्शी होगा कि जो राहत आई है तमाम तरीके से उस पर एक श्वेत पत्र जारी हो जाए। नहीं हुआ। तो मसला तो यही है कि जिनको फैसले करने हैं वो संवेदनशील नहीं है, हिमालय को संवेदनशील किए जा रहे हैं। अतुल सत्ती जी, वहां जो है उसके बाद एक हाई पावर कमेटी बनी जी, जिसको रवि चोपड़ा जी हेड कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी सिफारिशें की, उन सारी सिफारिशों को दरकिनार करके आपने फिर वही करना शुरू कर दिया। वहां वही भारी निर्माण हो रहा है, वहां जो है जेसीबी मशीन आपने उतार दी केदारनाथ में, आप वही बद्रीनाथ में कर रहे हैं। आप बद्रीनाथ को भी जो है क्योटो बनाना चाहते हैं, बनारस को भी क्योटो बनाना चाहते हैं, केदारनाथ को भी क्योटो। कैसे चलेगा ये? जो है बनारस जो है बद्रीनाथ नहीं हो सकता। और यहाँ भी हमारे बगल का एक गांव है झणी, जो 2021 की 7 फरवरी की आपदा में तबाह हुआ। वो 50 परिवारों का गांव जो है आज तक शिफ्ट नहीं किया जा सका, उनका पुनर्वास नहीं हुआ। मैं जहां से बात कर रहा हूँ, जोशीमठ की आबादी 25,000 है, 5,000 परिवार हैं। इनको शिफ्ट करना, इनको इवैक्यूएट करना आपके लिए जो हेरकुलियन टास्क हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात हम 14 महीनों से कह रहे हैं। मेरे पहले ज्ञापन में हमने ये बात लिखी हुई है कि जोशीमठ जो है बड़ा शहर है, ऐतिहासिक शहर है, सांस्कृतिक इसका महत्व है, ये सीमा पर बसा हुआ अंतिम नगर है। अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये खतरनाक होगा। तो आप नहीं सुना गया, 14 महीने बीत गए, अब जाकर के सरकार जागी है, तो ये तो बहुत देर में, बहुत थोड़ा, टू लेट टू लिटिल। और अभी भी मतलब पूरी तरह से सरकार चेती नहीं है, क्योंकि लोग तो अभी भी जो है सर्दी की राह पे ऐसे ही बिता रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, आपने पटक दिया उनको कहीं कहीं।
लोग गाय भैंस है, यहाँ लोगों का बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, व्हील चेयर वाली महिलाएं हैं, ये सब चीजें। तो आप बगैर संवेदनशील हुए, बगैर मानवीय हुए आप जो है ऐसी आपदाओं से नहीं निपट सकते। जी आपने बिल्कुल, ठीक बहुत कहा कि अच्छी बात आपदा कही। इनके लिए अवसर है। मानवीयता बहुत जरूरी है। मुन्ना सिंह जी, एक समस्या मुझे और भी दिखती है। एक नया चलन आया, जो स्थान जिस कारण से महत्वपूर्ण है, ठीक, हम उसमें फ्यूजन करना चाहते हैं। पहले गानों में फ्यूजन होता था, फिर ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह में फ्यूजन आया है, लस्सी में जूस में लस्सी मिला दे हैं। अब ये धार्मिक स्थलों में फ्यूजन हो रहा है। मुन्ना सिंह जी, फ्यूजन ये नया गणित आया है। मैं कल परसों कहीं पढ़ रहा था किसी वेबसाइट पर कि बनारस में ऐसी व्यवस्था हो रही है कि शाम के टाइम गोवा की फील आएगी। बनारस के लिए जाता आदमी कि गोवा के लिए जाता है? गोवा जाना होगा तो गोवा नहीं चले जाएंगे। ये बनारस में गोवा डाल रहे हो, ये कोई मिक्स अचार है क्या भाई? अमिताभ जी, ये एक मिनट, और यही आप लोग सब यहां भी सब करना चाहते हो। बद्रीनाथ केदारनाथ हजारों साल से आदमी जा रहा है, उसको जिसके दर्शन करने हैं, मसला वहां तक का है। सिर्फ उसके आसपास कितने 5 तारा रिसोर्ट बना कि नहीं बना, इससे क्या जरूरत है इसकी? मुन्ना सिंह जी, मैं तो चौंक गया जब मैंने वेबसाइट में देखा कि बनारस में गोवा का मजा आएगा। मैंने कहा राम राम, बाबा विश्वनाथ क्या कहेंगे? अमिताभ जी, कल एक देश के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना हुई। झारखंड के अंदर जो जैन तीर्थ है, उस पर पर्यटन के नाम पर बहुत सारी गतिविधियों को झारखंड सरकार ने नोटिफाई किया था। जैन समुदाय ने उसका विरोध किया, भारत सरकार ने इंटरवीन किया, पर्यावरण मंत्रालय ने, और फाइनली जैन समाज जो चाहता था, उन्होंने कहा हम वहां की संवेदनशीलता में ना में पर्यटन चाहिए, तो मैं ना हमें होटल चाहिए। सब लोग जैन समुदाय की तरह आंदोलन करेंगे तभी राजनीति मानेगी, अन्यथा वो बनारस को गोवा को बनारस बनाएगी। एक मिनट जरा अमिताभ जी, प्लीज लेट मी कंप्लीट। वो हमारे लिए एक मार्गदर्शन, बहुत सुखद अनुभव उस बात का हुआ। मैं एक बात और कह रहा था, बहुत सारे पहलुओं को सबसे मैं जोड़ रहा हूं और सबसे सहमत भी हूं। असहमत होने का विषय यह है ही नहीं, कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। सती जी को, मैं अतुल जी को बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत संवेदनशीलता के साथ उन्होंने कहा भी। मैंने शुरू में भी कहा कि इसको, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाला नहीं जा सकता कि जब हम छेड़छाड़ करें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट उसके आएंगे, 100% आएंगे। मैं 2-3 बातें कह रहा हूं, केवल इतना कह करके भी पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। 3-4 चीजें अतुल जी सभी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, और जोशीमठ में भी वही लागू है। एक तो जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जो हम जिस तरीके के कंक्रीट, जिस तरीके से हम सीमेंट कंक्रीट का मलबा इकट्ठा कर रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है। दूसरा, जो आर्किटेक्चर जिसको हम फॉलो कर रहे हो, पहाड़ सपोर्ट नहीं करते उसको। तीसरा, पहाड़ों के अंदर ड्रेनेज प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जोशीमठ के भूधसाव का बड़ा कारण ड्रेनेज प्लान न होने की वजह से जितना घरों का पानी वो बेतरतीब तरीके से अपने आप अंडरग्राउंड रास्ता बना रहा है, और वो भूस्खलन का और धंसाव का बड़ा कारण बन रहा है। और चौथा, मैं ये कह रहा हूं कि भैया हम सारे निर्माण कोई साइंटिफिक अप्रोच करेंगे ही नहीं, बेतरतीब सब बनाना शुरू करेंगे, तो फिर ये डिजास्टर नहीं है, मैन मेड डिजास्टर कहना उचित होगा। ठीक है, मैं तो ये मैं बहुत जोर देकर के कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक है रावत साहब, ये इस जो भी कुछ हो रहा है, मैंने बनारस का भी उदाहरण बताया कि बोले शाम में गोवा होगा, दोपहर में कुछ लगेगा, सुबह बनारस लगेगा। ये क्या फ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। हम बद्रीनाथ के आसपास के इलाके को मुंबई बना देंगे तो उससे कुछ श्रद्धा ज्यादा बढ़ जाएगी क्या? या केदारनाथ में 2 जहाज की जगह 10 जहाज उतरने लगे, हर 2-2 मिनट में जहाज चलने लगे, और बड़े बड़े जहाज चलने लगे, उससे कुछ भगवान की भगवत्ता जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी क्या? ये भक्ति भाव ज्यादा आ जाएगा। एक जहाज जब, मेरे ख्याल से सती जी को इस बात का उन्होंने जरूर अध्ययन किया होगा, एक जहाज जब आकाश में उड़ता है तो कितना सघन प्रदूषण पैदा करता है। आप भगवान के सिर पर जहाज उतारना चाहते हो, उसमें क्या की जरूरत है? उसमें तो विकास का नहीं, वरना ये भी आजकल एक चलन चल रहा है, आस्था की बात करो तो लोग कहते हैं विकास विरोधी है। विकास
पता नहीं क्या किस चीज को कहते, मैं नहीं समझ पा रहा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री के अलावा उत्तराखंड आदमी क्यों जाएगा? उसका महत्व किस लिए? वहां 4 आपने डैम अच्छे बना दिए, वो देखने जाएगा कोई?